नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई तेज होती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दिग्गज नेताओं ने एमपी के दौरे तेज कर दिए हैं। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर आई, तो अब पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। दिग्गजों के दौरे कई मायनों में अहम है, क्योंकि एमपी चुनाव में अब लड़ाई दिग्गजों के बीच भी होती दिखेगी। लेकिन सवाल तो यह है कि केंद्रीय नेतृत्व के लिए एमपी इतना अहम क्यों है? क्या एमपी की जंग में अब राष्ट्रीय नेता अहम भूमिका निभाएंगे? तो चर्चा में आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में चुनावी शंखनाद, प्रियंका गांधी ने किया दौरा। अब बीजेपी के दिग्गज भी आएंगे एमपी। मध्य प्रदेश के किले को फतेह करने के लिए दिग्गज नेताओं की दौड़ तेज हो गई है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने 2 दिन पहले प्रियंका गांधी जबलपुर आई, तो अब बीजेपी के दिग्गज फिर एमपी आ रहे हैं। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट आएंगे, तो 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी धार और भोपाल का दौरा करेंगे। इतना ही नहीं, 30 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन आ रहे हैं। यानी बीजेपी ने भी चुनावी शंखनाद करते हुए दिग्गजों की फौज एमपी के चुनावी मैदान में उतार दी है। इधर अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित दिख रही है। प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को भोपाल पधार रहे हैं और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पर 27 तारीख को रहेंगे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बूथों पर 10 लाख बूथों पर माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल रैली जो करेंगे, उस डिजिटल रैली को माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के चयनित 2500 लोगों को भोपाल से संबोधित करेंगे। एमपी में विधानसभा चुनाव की जंग कितनी अहम है, कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से बखूबी समझा जा सकता है। कांग्रेस भी खुलकर कह रही है कि चुनावी समर में प्रियंका के दौरे अभी और होंगे, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, दिग्गज नेता अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे। मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, आए चुनाव आया सो वो आए। सर आगामी समय में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के और भी दौरे कार्यक्रम निश्चित होंगे। भारी बहुमत से इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और इतने बहुमत से जीतेगी कि खरीदार भी आशा छोड़ दें। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस किए हुए है। इससे पहले भी अमित शाह और पीएम मोदी के दौरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी नेताओं के दौरे एक अलग रणनीति की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि अमित शाह महाकौशल में नजर आएंगे, तो पीएम मोदी मालवा में माहौल बनाते दिखेंगे। वहीं जेपी नड्डा निमाड़ में बीजेपी को और मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर एमपी को जीतने के लिए दिग्गजों ने कमान संभाल ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आखिर इन दिग्गज नेताओं के एमपी दौरे के पीछे मकसद क्या है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है खिलावन जी। नमस्कार। चुनाव में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नेताओं के दौरे तो होना ही है, लेकिन जिस प्रकार में बीजेपी कारपोरेट बमबारिंग के लिए फेमस है कि छोटा चुनाव हो या बड़ा हो, छोटे नेताओं बड़े नेताओं सबको झोंक दिया जाता है। 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी होना है। राजस्थान में प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा पिछले दिनों मोदी आ चुके हैं, जेपी नड्डा के दौरे हो चुके हैं, अमित शाह भी आ चुके हैं। लेकिन इस बार अलग अलग एरिया को चुना है इन्होंने कि अमित शाह बालाघाट महाकौशल के इलाके में, प्रधानमंत्री महाकौशल और मध्य भारत भोपाल की बात हो, या जेपी नड्डा निमाड़ में। तो कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों ऐसी जगह थी जहाँ बीजेपी को पिछली बार कुछ खास सफलता मिली नहीं थी, इसलिए सरकार चली गई थी। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपकी ऐसे क्षेत्रों में तीनों राष्ट्रीय नेताओं का, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा है, जहां पिछली बार बहुत ज़्यादा सफलता भाजपा को नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार सफलता की तलाश है।
देखिए, जो चुनाव 5 महीने बाद होने हैं, उसमें 4 राज्य प्रमुख हैं और चारों राज्यों में से एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां वर्तमान में भाजपा की सरकार है। तो सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की सरकार को बरकरार रखने की, कायम रखने की और भाजपा के लोकसभा पास की भी है। 29 सीटें जिसमें से 28 बीजेपी के पास है, ये एक चिंता भी है क्योंकि उसके कुछ महीने बाद लोकसभा भी है। उसके बाद कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव है, तो जो 28 सीटें भाजपा के पास है वो उसको भी बरकरार रखने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस है पूरे राष्ट्रीय नेताओं का भाजपा के, और संभवतः यही कारण है कि 22 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो ब्रजेश जी, हमने देखा है कि अब निमाड़ की बात हो, महाकौशल की बात हो, और चुनाव का वक्त आ ही गया है, और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, महाकौशल में, जबलपुर में हमने देखा, और हार्ड हिंदुत्व के सहारे, तो ज़रूरी था कि उसका तुरंत ही काउंटर कर दिया जाए। देखिए मनोज जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, इससे पहले अमित शाह भी आए हैं, तो बीजेपी की तो ये रणनीति है, वो जब चुनावी मैदान में उतरती है तो पूरे ताल ठोक कर पूरी दमदारी से उतरती है। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के लगातार दौरे कितनी तेज़ी से होते हैं, चाहे हम कर्नाटक को देख लें, चाहे हम पश्चिम बंगाल को देख लें, जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। और जो आपने कहा कि प्रियंका गांधी के आने के बाद तत्काल उसका रिएक्शन होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि वो होने की तैयारी में है। हो सकता है ये रणनीति पहले से रही हो, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री आ चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि अचानक से ये भी नहीं है कि अचानक से हो नहीं सकता। लेकिन इस बार चुनाव में यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के यदि साथ खड़े होंगे तो ताकत डबल होगी, 2 चेहरे होंगे, 2 चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा। यदि हम कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में कमलनाथ का सपोर्ट कौन कर सकता है? प्रियंका गांधी वाड्रा कर सकती हैं, वो चुनाव कैंपेन कर सकती हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वो सफल नहीं हुई, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। हो सकता है मध्य प्रदेश में वो उनका प्रयास कुछ सफल हो जाए, महिला वर्ग में उनकी अपील हो जाए, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना दोनों दल। तो उसी कोशिश के तौर पर हमने देखा पिछली बार किस तरह से राहुल गांधी को मैदान में उतारा था और उन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ़ी का वादा किया था, और कांग्रेस ने उसको मुद्दा था 2018 में, उसकी सफलता का मुख्य कारण भी वही था। इस बार प्रियंका गांधी 5 गारंटी देकर गई हैं। 1500 रुपये नारी सम्मान योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ। आप देखिए कि ये जो गारंटियां दी हैं, और जो कर्ज माफ़ी का जो किसानों का वादा अधूरा रह गया था पूरा करने का, उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट जब होगी तो यदि हमारी सरकार बनी इन्हीं पर मोहर लगेगी, यही जो हमने 5 गारंटी दी हैं उस पर हमारी सरकार काम करेगी। अब ये कितनी असर करती है महिलाओं पर, कितनी नहीं करती है अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी हम समय भी है हमारे पास। कांग्रेस भी पूरी ताकत से मैदान में उतर रही है। वो कोई ऐसा कसर नहीं छोड़नी चाहती, कोई भी ऐसी लूज बाल नहीं फेंकना चाहती कि जिस पे विरोधी दल या विरोधी पार्टी जीत सके। और आप देखिए कि जब कांग्रेस इतनी ताकत से लड़ रही है और जब यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो, ये कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, तो किसी को भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं, मध्य प्रदेश में 5 गारंटी देकर जा रही हैं, तो आप देखिए उसका असर। और हमने तो देखा कि जब नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी पूरी ताकत लगा देती है। हैदराबाद में हम देखते हैं कि वो हर छोटा चुनाव बड़ा चुनाव ये नहीं देखती मनोज जी, पूरी ताकत से लड़ती है और चुनावी अखाड़े में उतरती है तो पूरी दमदारी से उतरती है, कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो इसकी प्रतिक्रिया तो आना ही थी। और आप देखिए कि जिस तेजी से चुनाव अभियान चलेगा इस बार, चाहे हम देखेंगे कि कर्नाटक में जैसी ताकत लगाई कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश में भी वो वैसी ही ताकत लगाने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ बीजेपी भी यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाकर मैदान में उतरेगी, क्योंकि उनको सत्ता बरकरार रखना है। वो उन्होंने देख लिया कि 2018 में किस छोटी सी लापरवाहियां और गलतियों की वजह से, खामियों की वजह से वो किस तरह से सत्ता से दूर हो गए थे, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। बिल्कुल, जब कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही थी, 6 महीने पहले पीसीसी अध्यक्ष बने थे कमलनाथ, और वैसी उनमें गुटबाजी दिख रही थी उस दौर में। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस मेहनत करते दिख रही है। वो 66 सीटों पर भी फोकस कर रही है, जो लगातार हारती रही है। दिग्विजय सिंह लगातार सक्रिय हैं और कमलनाथ भी सक्रिय हैं। तो जब कांग्रेस को इतनी सक्रियता दिखेगी तो हम निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि बीजेपी दोगुनी ताकत से वहाँ उतरेगी। और यही वजह है कि अर्धपन्ना प्रमुख तक पहुंच गए हैं, वो अर्धपन्ना प्रभारी बना दिए उन्होंने, और त्रिदेव जैसा कंसेप्ट लेकर आए हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उनके नेता जमीन पर उतर रहे हैं, बाकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों से 1 to 1 कर रहे हैं, उनकी खामियां बता रहे हैं, और उनको काम जो रह गए हैं वो जल्द से जल्द पूरा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मंत्रियों को ताकीद किया जा रहा है
क्षेत्र में जाया जा रहा है। नब्ज देखी जा रही है कि यदि कांग्रेस के कोई मुद्दे हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं मतदाताओं को मत बदलने में, उन मुद्दों पर भी फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि आप देखिए नारी सम्मान योजना में 1,500 देने की बात कर रहे थे, तो शिवराज जी ने कहा वो धीरे धीरे देंगे और इसको 3,000 तक ले जाएंगे। किसानों की सम्मान निधि जो है, किसान सम्मान निधि, उसमें इजाफा कर दिया गया। सीधे अब जो 6,000 प्रधानमंत्री देते थे, 4,000 मुख्यमंत्री देते थे, अब मुख्यमंत्री ने भी 6,000 कर दिया, मतलब 1,000 रुपए किसानों को भी मिलने वाले। बिल्कुल। तो आप देखिए कि और एक और चीज करिए कि अभी तक जो लाडली बहना में था कि जिनके घर में ट्रैक्टर है उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, छूट मिल उसमें भी सुधार कर दिया, छूट है कि यदि ट्रैक्टर है तब भी उनको दिया जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए सरकार की रणनीति से, विपक्ष की रणनीति से, कि कोई भी कहीं कसर नहीं छोड़ना चाहता है। सब एक से बढ़कर एक कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई कहीं पे कमी ना रह जाए, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं। यदि इस बार कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के शब्दों में कहें कि वो कह भी चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि इस बार नहीं आए तो फिर बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी, हो सकता है हम उत्तर प्रदेश भी बन जाएं। तो आप देखिए कि लगातार 18 साल से एक सरकार है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं हुई कि आप बहुमत से आ सकें, आपको इतनी मेहनत करना पड़ रही है। और ताजा ताजा उदाहरण गुजरात है, ताजा ताजा उदाहरण गुजरात है। तो आप देखिए कि दोनों ही दल पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चुनाव में किसी भी तरफ से, दोनों तरफ से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी छोटी कसर छोड़ रहा है, छोटी गलती कर रहा है। क्योंकि इस बार देखिए आप दूसरे तीसरे जो दल हैं वो भी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसका दोनों को नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी आएगी या ओवैसी की AIM आएगी। अब तो देखिए आप BRS भी आने लगी है, KCR की पार्टी ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से जैस में 2 फाड़ हुए हैं और एक खेमा उनके पाले में चला गया है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि मुकाबला दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी और बसपा को हम भूल भी नहीं सकते कि उनकी 6 तक विधानसभा सीटें रही हैं। तो यदि इस तरह का बहुकोणीय मुकाबला होगा, पिछले चुनाव में दोनों दलों का खाता खुला है, तो बहुत ही कम अंतर से जीत हार होगी। क्योंकि यदि जैस 2 खेमों में बच जाती है, अलग से चुनाव लड़ती है, बाकी के दल आते हैं, तो वो दोनों ही दलों के निश्चित तौर पर बीजेपी का यदि जो नाराज वोट बैंक है वो ले जाएंगे। कांग्रेस के वोट बैंक में तो सेंध लगाते ही आए हैं वो, बिल्कुल। तो उनको तो भी उसकी भरपाई करना है, इनको भी अपने जो नुकसान की भरपाई करनी है। जैस को जो हल्के में बीजेपी नहीं आकरी पिछले चुनाव जैसा, इसीलिए हम देख रहे हैं कि धार और खरगोन प्रधानमंत्री भी JP नड्डा भी, और उसी बेल्ट में AIMIM का प्रभाव भी हमने देखा है कि कैसे उसके उम्मीदवार के कारण कांग्रेस का उम्मीदवार महापौर का चुनाव हार गया था। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति, कि पहले उस इलाकों में एक बार मूवमेंट हो जाए और उसके बाद जब चुनाव की बेला आए तो फिर जो बचे हुए अपने इलाके हैं उन पर फोकस किया जाए, तो पहले जो कमज़ोर कड़ियाँ उनको दुरुस्त कर लिया जाए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो धार दौरा है उसमें जैस का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैस को मनाने या जैस को अपने पाले में करने के लिए भाजपा बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि जैस यदि अलग से पृथक से चुनाव लड़ती है तो उन्हें नहीं बल्कि कांग्रेस को ही नुकसान होना है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी वो जैस से कोई वार्ता करे या चर्चा करे या अपने पाले में लाने की कोशिश करे, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जैस के प्रभाव से सशंकित तो है और चाहती है कि कांग्रेस से पृथक होकर के चुनाव लड़े। जहाँ तक सवाल है, फिर देखिए कांग्रेस जो है वो कर्नाटक चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा उत्साह में है और मध्य प्रदेश में उसके उत्साह का कई जगह दर्शन हो जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन कर्नाटक में एक फैक्टर और है ना कि जो उसका वोट शेयर बढ़ा, बीजेपी का वोट शेयर उतने इंटैक्ट रहा, लेकिन JDS का शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई तीसरा फोर्स है नहीं कि जिसके पास अपना एक वोट वे शेयर हो कि 15-18% JDS जैसा, जिसमें कांग्रेस सेंध लगा के बीजेपी को एकदम से मात दे दे। वोट शेयर भले ही नहीं है यहाँ, मतलब कर्नाटक की बात हो रही, इसलिए कंपैरिजन मैंने किया। मुझे लगता है कि अपना वोट शेयर बढ़ाया वो जिस तरह से, तो वो तो बीजेपी भी दावा करी कि 51% ले जाना हमको। बीजेपी से पिछड़ गई थी वोट शेयर में थोड़ा सा, लगभग 50,000 के वोट लगभग बीजेपी को जाता था। हाँ, 2.23% लगभग पिछड़ गई थी। उसको पाटते हुए बीजेपी से आगे बढ़ना चाहिए। यदि बीजेपी दावा करती है कि वो 51% वोट शेयर प्राप्त कर, लेकिन मुझे लगता है संभावना इतनी तो नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी के जिस तरह से काम चल रहे हैं मैदानी स्तर पर और ग्राउंड लेवल पर, जो उनका जो है, लेकिन दो चीजें भी हो जाती है ना कई बार कि आपका वोट शेयर ना बढ़े लेकिन विरोधी का घट जाए। हमने गुजरात में देखा है कि बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस का वोट शेयर में सेंध आपने लगाई, नतीजा बीजेपी 85% सीटें जीत गई, जबकि उसी गुजरात में पिछले चुनाव में लग रहा था कि शायद कांग्रेस सरकार बना लेगी और बीजेपी 3 डिजिट में भी नहीं पहुंच पाई थी वहाँ।
लेकिन वर्तमान में बीजेपी का पूरा ध्यान खुद का वोट शेयर बढ़ाने की ओर है, कांग्रेस को कम करने की ओर नहीं है। उनके जो है पन्ने पे काम कर चल रहा है, उनका बूथ लेवल पे काम चल रहा है, बहुत मैदानी स्तर पर बहुत तेजी से काम उसके चल रहे हैं। और जिस तरह से जिन योजनाओं को जो है, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, उसको अंतिम छोर तक ले जाने के लिए उनके कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव बहुत दिलचस्प होंगे, मुकाबले बहुत तेज होंगे और निकट फाइट होंगे। ऐसे में यदि तीसरी शक्ति के रूप में कोई दल अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में उभरती है, तो वो न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ज्यादा घातक है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं कहीं जो है भाजपा को भी नुकसान पहुंचाती है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि कर्नाटक में एक और चीज़ थी ना, हमने देखा था कि उसके एक बड़े हिस्से से राहुल गांधी की पदयात्रा निकली थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से आते हैं, DK शिव कुमार सिद्धारमैया की जोड़ी भी थी। मध्य प्रदेश से भी राहुल गांधी निकले, लेकिन चुनिंदा विधानसभा सीटों से, और यहाँ उनके पास बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं प्रचार के लिए। अगर स्थानीय स्तर पर आप देख लो कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, और एक दो आप नाम जोड़ दो कि अरुण यादव हो, अजय सिंह हो, लेकिन ये खुद चुनाव के चक्कर में है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव वो हार चुके हैं अजय सिंह। राहुल गांधी की यात्रा जो है मध्य प्रदेश में भी कभी लगभग 13 दिन रही है, तो बड़ी लंबी यात्रा रही है यहाँ भी, और कई विधानसभा। लेकिन जो सीटें है ना कि निमाड़ की कुछ सीटों से मालवा से होते हुए राजस्थान निकल गए थे वो, लेकिन एक हिस्से से ही निकल के गई है, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरी है, जहाँ से ज्यादा प्रभाव पड़ सकता था ऐसी जगह पे नहीं गुजरी। लेकिन हाँ, जिस तरह से चुनाव में प्रभाव देखा जाता है, यदि हम कहें कि राहुल गांधी की यात्रा का प्रभाव कर्नाटक में पड़ा है, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ न कुछ पड़ेगा जरूर। और इसे लेकर उत्साहित भी हैं कांग्रेस के लोग। बिल्कुल। और संभवतः यही दौरे भी उन क्षेत्रों में ही हो रहे हैं। हाँ, यही कारण है कि दौरे भी ज्यादा जो है जमावट जो है भाजपा लगातार उन्हीं क्षेत्रों में कर रही है जहां राहुल गांधी की यात्रा हुई। तो कुल मिला के इम्पैक्ट तो है उसका, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी दौरे होने हैं, चाहे मोदी के दौरे हो 27 को, चाहे 30 को JP नड्डा के दौरे होने हो, चाहे 22 को बिल्कुल शाह के दौरे होने, और कुछ खबरें है ना सौगात भी मिल सकती लेकिन है। ये सब दौरे, खबर ये भी आ रही है कि शायद भोपाल से जबलपुर के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी मोदी दे सकते हैं, क्योंकि एक तो मिल ही चुकी है भोपाल से दिल्ली भी, इंदौर के लिए भी। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि ये तो जाहिर तौर पर हम 3 चेहरों की बात कर रहे हैं कि अगर मोदी की, नड्डा की, शाह की, लेकिन हम देखें अगर पिछले कुछ 8, 10, 15 दिनों से, तो जो डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तरुण चुग हों, मुरलीधर राव मध्य प्रदेश प्रभारी हो, रामेश्वर तेली हो केंद्रीय मंत्री, ऐसे तमाम सारे दिग्गज मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, कल ही राजनाथ सिंह, बिल्कुल राजनाथ सिंह आ गए। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिग्गज जा रहे हैं, मीडिया से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि फोकस 23 के साथ साथ 24 भी है। देखिए मनोज जी, जो मुख्यमंत्रियों की और बैठक हो रही दिल्ली में तो आज से, उसमें भी फोकस 23 के साथ साथ 24 भी, रणनीति मतलब 23 के बाद 24 की भी साथ साथ बन रही, क्योंकि ज़्यादा समय बचता नहीं है आपके पास। 24 की रणनीति पर भी काम कर रही है मोदी सरकार। और आप देखिए कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो राजस्थान में तो एक तरफा जिस तरह से ट्रेंड चला आ रहा है, अब तक वो टूटा भी नहीं है कि एक बार बीजेपी रहती है, एक बार कांग्रेस रहती है, तो वहाँ उनको उम्मीदें, संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं। मुकाबला आपको मध्य प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि फोकस कांग्रेस का भी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर ज़्यादा है, और राजस्थान में उन पर झगड़े ज़्यादा हैं कांग्रेस में। अब मध्य प्रदेश में वैसे झगड़े बचे नहीं है जो बीजेपी की छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। तो अब बीजेपी की छत्तीसगढ़ में जैसी स्थिति है, वैसी स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की है। तो आप देखिए कि कांग्रेस चाहती है कि यदि इसको राजस्थान में नुकसान होता है, यदि उसकी सरकार जाती है झगड़ों की वजह से, तो कम से कम मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य एक उनके पाले में आ जाए। तो 2 राज्यों में उनकी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ को हम बचा लें, और मध्य प्रदेश में हम चूंकि आ चुके हैं 2018 में, तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे, तो हो सकता है हमारी वापसी हो जाए।
तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि कांग्रेस भी पूरे फोकस कर रही है मनोज जी। बीजेपी तो फोकस करती है, जो मैंने पहले भी कहा है कि, और इस बार ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही है कि वो उन नुकसानों को वो अपनी समीक्षा में देख चुकी है पिछली बार की, में कहाँ कमियाँ रह गई थी उन कमियों को दूर कर रहे हैं, कहाँ लूज हुए थे उसको ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो हम देखें, चाहे मालवा का क्षेत्र हो, चाहे जो आदिवासी बेल्ट हो जहाँ खासकर नुकसान हुआ था जो ग्वालियर चंबल में, तो उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि यदि कुछ नाराजगी होगी लोगों में तो हम उसको किस तरह से उसकी भरपाई कर लें, कि कुछ वोट शेयर हमारा कमजोर होता तो हम कहाँ से बढ़ा सकते हैं। वो इसलिए पसमानदा मुसलमानों पर दाव लगा रहे हैं, वो आदिवासियों पर, दलितों पर फोकस कर रहे हैं, महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं कि यदि ये वर्ग आ जाता है, किसान पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि किसान का भी एक तबका पिछली बार कांग्रेस के पाले में चला गया था, आदिवासियों का एक तबका कांग्रेस के पाले में चला गया था। तो देखिए आप उसकी भरपाई करने की रणनीति के तहत किस तरह से की जा रही है, महिलाओं के माध्यम से की जा रही है। उनमें पैठ निश्चित तौर पर जो एक ताकत कही जाती है शिवराज सिंह चौहान की, कि महिलाओं में उनकी अच्छी पैठ है, उस ताकत को मजबूत किया जा रहा है, और जो कमजोर कड़ियां हैं उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। आदिवासी बेल्ट में आप देखिए कि अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कि राष्ट्रपति के भी वैसे ही दौरे होंगे जिस तरह से हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद को किस तरह से वहां पे ट्रेन से दौरे कराए गए थे। तो एक बेल्ट में, एक वर्ग में एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। एक मैसेज पहले भी दे चुकी है बीजेपी। आंदोलन में हमने देखा आनंदीबेन पटेल जब गवर्नर बन के आई थी, और पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में उतरी थी, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। बिल्कुल उनके समर्थन में उनको कांग्रेस के विधायकों ने वोट दिए हैं, और जिस पर आज तक कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, चुप्पी साधे हुए। तो आप देखिए कि वो क्यों नहीं उसका उपयोग करेंगी कि बाद में भी उनको फायदा मिल सके उस बेल्ट में। जब आदिवासी एक बड़ा लीडर, बड़ा चेहरा राष्ट्रपति के रूप में उस क्षेत्र में जाएगा, दौरे अभी भी हुए हैं, अब दौरे जब होंगे तो उसका चुनाव पर असर होगा, क्योंकि तत्कालिक असर होता है। राहुल गांधी की यात्रा बहुत पहले निकल चुकी है, तो सवाल यही है ना की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के पास क्या वो असरकार चेहरे हैं। बिल्कुल, ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो इसको काउंटर कर पाएंगे। लेकिन अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर दौरों के दिग्गज दौरे पर निकल आए हैं, और लगातार अब ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, क्योंकि चुनाव की बेला नज़दीक आ गई है। अब ये कुछ महीनों की बात है या कहें कुछ हफ्तों की बात है, और अगर दिन के हिसाब से गिनेंगे तो 150 से 200 दिन का वक्त अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी साख को दांव पर लगा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव ने उनको चौंकाया था। हालांकि जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें परिणाम चौंकाने वाले थे, और सिंधिया जैसे दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा था, और कमलनाथ के बेटे हारते हारते बचे थे। तो ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस यही कि इस गढ़ को बचाए रखा जा सके, और कांग्रेस की फोकस रहेगा कि इस गढ़ को फिर से हासिल किया जा सके। तो आने वाले दिनों में उनके दिग्गजों के भी दौरे बढ़ेंगे, और ये चुनावी लड़ाई क्या रंग लाएगी इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।